हेलो गाइस, कल इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है टिश्यू का। आज इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। और गाइस, हमारा एक नया चैनल है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। साइंस NCERT साइंस लर्निंग के नाम से है, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और जो है तो जो आप लोगों की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। और पढ़ाई आप लोगों को कैसे चल रही है, आप लोग कुछ कमेंट करते नहीं हैं गाइस, तो कैसे कुछ पता चले, कुछ नहीं पता चलता। चलिए स्टार्ट करते हैं। जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि आपको जो कॉम्प्लेक्स ऊतक होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम। ये देखिए किसका है, ये जो है तो ट्रैकिड्स है, वाहिका है और जाइलम पैरेन्काइमा है। किसमें पाई जाती है ये देखिए, तो ये किसमें पाई जाती है आपके जाइलम ट्रैकिड, मतलब जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड से एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये जो ट्रैकिड है और वाहिका है, ये देखिए इसमें जो फर्स्ट वाला है ट्रैकिड से है, दूसरा क्या है, वाहिका है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है तो क्या होती है, इनकी तो मोटी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी सेल वाल जो होती है तो मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड्स और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती हैं। ये जो ट्रैकिड्स और वाहिका हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से होती हैं, नलिकाकार होती हैं। नलिकाकार होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। मतलब इनके जो ट्रैकिड्स और वाहिका है, इनके द्वारा किस चीज़ का जो है तो संवहन होता है, तो खनिज लवण और जो है तो आपका पानी का क्या होता है, संवहन होता है। यानी कि पूरे प्लांट में जो है तो वो जाता है पानी। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। पैरेन्काइमा का क्या कार्य है, तो भोजन का संग्रह करना है। देखिए ये चीज़ों को आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जैसे ट्रैकिड्स और वाहिका के क्या कार्य हैं, आपका पैरेन्काइमा के क्या कार्य हैं और किस प्रकार से जो है तो खनिज लवण और पानी का कौन सी जो है तो सेल पहुंचाती है। तो आपके ट्रैकिड्स और वाहिका जो है तो आपके पानी और खाद्य लवण को, खनिज लवण को क्या करती है, ऊर्ध्वाधर संवहन करती है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। जाइलम फाइबर जो रेशे हैं, ये जो पैरेन्काइमा है तो क्या करता है, ये भोजन का संचय करता है। और जो जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः क्या करते हैं, प्लांट को सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, चालनी कोशिकाएं यानी कि चालनी नलिका, सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। यानी फ्लोएम जो है तो 5 प्रकार से बने होते हैं। आपके जाइलम जो है तो 3 प्रकार के बने होते हैं। आपके जाइलम में बता दिया क्या क्या होता है, ट्रैकिड्स होता है, वाहिका होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और आपके फ्लोएम में देखिए क्या है, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे से मिलकर के बने होते हैं। ये 5 जो है तो किसके प्रकार हैं, आपके फ्लोएम के हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जाइलम जो है तो 3 प्रकार के होते हैं, ट्रैकिड्स, वाहिका, जाइलम जो है तो जाइलम पैरेन्काइमा, ये 3 प्रकार जाइलम के होते हैं। आपके फ्लोएम के जो हैं तो फ्लोएम के जो है तो 5 प्रकार के होते हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। चालनी कोशिकाएं हैं, चालनी नलिका है, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्त वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है, जो चालनी नलिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। जो फ्लोएम जो रेशे होते हैं
उनको छोड़कर जो है तो बाकी क्या होती हैं, सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए इसमें क्या है, फ्लोएम सेक्शन है, इसमें ये क्या है, ये देखिए साथी कोशिका है, ये केंद्र के ऊपर जो इस प्रकार से खाली का फ्लोएम पैरेन्काइमा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये चालनी नलिका है, ये क्या है, चालनी प्लेट बनी हुई है। फिर इसके बाद क्या आ गया आपका, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू जो है। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। आपका ये क्या है, स्टमच है, आमाशय दिया हुआ है। ये किसका उदाहरण, चिकने पेशीय रेशे का उदाहरण है आपका। इसमें क्या है, ये बीच में सेंटर में देखिए केंद्रक पाया गया है, चिकने पेशीय रेशे, ये कोशिका है। कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है, यानी कि सेल जो है तो फैलेगी और सिकुड़ेगी तो क्या होगा, इससे जो है तो अपनी बॉडी क्या करेगी, गति करेगी। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती हैं। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करे यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, रक्त संयोजी ऊतक। अब देखिए कितने प्रकार के ऊतक हैं, इन्हें भी देख लीजिए। एपिथेलियमी ऊतक हो गया आपका, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू हो गया आपका, ये मसल्स टिश्यू पेशिका, ये आपका तंत्रिका टिश्यू मतलब नर्वस टिश्यू हो गया। ये कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण आपके ये है, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी और पेशीय ऊतक हैं। ये सभी क्या हैं, जो हो तो आपके ऊतक हैं। इतने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। फिर पहला देखिए एपिथेलियमी ऊतक क्या है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं, यानी कि जो अपने बॉडी में जो सभी अंगों को ढके होती, जो त्वचा होती है, ये क्या है आपकी एपिथेलियमी ऊतक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करते हैं। जो रेशेदार झिल्ली होती है वे क्या करती है, रेशेदार आधार झिल्ली ऊतकों को क्या करती है, अलग करती है। यानी कि उसमें झिल्ली लगी रहेगी जिससे ऊतक जो है तो उसमें बिल्कुल ऐसे चिपका नहीं रहेगा, लेकिन उसमें प्रेजेंट रहेगा।
चित्र 6.9 में दर्शाए के अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर जो है ये क्या है, अत्यधिक पतली और सल्की ऊतक हैं जो एपिथेलियम है, जो ये फर्स्ट वाला जो है। फिर ये देखिए ये क्या है, ये घनाकार है, ये जो है तो क्यूबॉइडल है आपका। फिर इसके बाद ये देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ये जो है स्तंभाकार पक्षमा भी है, ये जो है। फिर इसके बाद देखिए ये क्या है, स्तरित है, कॉलमनर है, ये कॉलमनर है गाइज। ये स्तंभाकार पक्षमा भी ये कॉलमनर हो जाएगा आपका। ये जो है तो आपका स्तरित सल्की हो जाएगा, ये वाला जो है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले में दूसरा दिया हुआ, ऊपर का नीचे दिया हुआ है, इसमें दिया है ये कॉलमनर हो जाएगा। ये आपका क्यूबॉइडल हो जाएगा, घनाकार है, तो ये स्क्वामस हो जाएगा जो सल्की है आपका। ये 4 प्रकार के दी हुई हैं इसमें एपिथेलियम ऊतक जो है तो आपका। पहला सल्की हो गया, दूसरा इसमें घनाकार क्यूबॉइडल दे दिया है, तीसरा स्तंभाकार या पक्षमा भी हो गया है। फिर इसमें क्या हो गया, स्तरित सल्की हो गया। फिर देखिए इसके बाद क्या कहता है, चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसीलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहां अवशोषण और स्राव होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करते हैं और सिक्रेशन भी करते हैं। जैसे आंत के भीतरी स्तर में लिग्निंग में, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, स्राव करती हैं। कभी कभी एपिथेलियमी टिश्यू का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का किस प्रकार का है, संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त अगर आपसे जैसे कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या बोलेंगे, उसका ब्लड है आपका। इसे जो है तो संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती हैं। चित्र 6.10 में यह आधात्री जेली की तरह सघन या कठोर हो सकती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। क्रियाकलाप 6.4 रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैसों शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। कौन, हार्मोन्स, जो किसमें, भोजन में पचे हुए पदार्थ में होते हैं। और आपके ब्लड में जो है तो क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड में आपके प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं और आपके डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। चारों ये जो हो तो चीज़ पाई जाती है।
और आपके इसमें ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो 55% होता है। उसमें वाटर कितना होता है, 92% होता है। 8% में उसमें क्या होता है, शर्करा, वसा, खनिज जो होते हैं, विटामिन, ये सब चीज़ होते हैं टोटल 100% में। और जो ये ब्लड है ना, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, जो तो फेफड़े से जो तो पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेशन करता है पूरे ब्लड में, मतलब पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। फिर देखिए आपकी ये जो है, ये इसमें क्या है, विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये श्वेत रक्त कणिका हैं, WBC हैं। तो WBC देखिए कितने प्रकार की हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार की हैं। तो इसमें देखिए पहली कोशिका क्या है आपका, न्यूट्रोफिल है। दूसरी क्या है, इओसिनोफिल है। तीसरी क्या है, क्षारक रंजी बेसोफिल है। चौथी क्या है आपकी जो है तो लिम्फोसाइट्स है। और ये क्या है, मोनोसाइट्स है। और ये छठवां क्या है, प्लेटलेट्स है। ये सब किस में पाए जाते हैं, आपके ये वाइट WBC में पाई जाती हैं। जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रखा कि सबसे छोटी इसमें से कौन सी सेल है, सबसे बड़ी कौन सी सेल है। इसमें मोनोसाइट्स जो है तो WBC की सबसे बड़ी सेल है, प्लेटलेट्स जो है तो इसकी सबसे छोटी सेल है। फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या है, हैबर्स नलिका है, ये दो जो है तो। फिर इसमें सूक्ष्म नलिका हैं ये। और इसमें देखिए ये क्या है, उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कचाव, इसमें क्या हुआ, अधात्री भरा हुआ है इसके अंदर। लाल रक्त कणिका किस प्रकार की होती है, गोलाकार होती है लाल रक्त कणिका। फिर ये क्या है, एडिपो वसासाइट, ये वसासाइट जो है तो सेल किस प्रकार की होती है, तो ये मोटी होती है, सूक्ष्म बिंदुक होती है। और इसमें ये क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक है। फिर इसके बाद जो है तो आपका ये कौन सी सेल है, देखिए यहाँ पर क्या दे इसमें क्या है, ये जो है तो कोलेजन फाइबर है। ये क्या है, बृहद प्लाज्मा कोशिका है। बृहद भक्षाणु ये है, मतलब जो आपकी जैसे जो फालतू की जो चीज़ें जाएंगी तो उनका क्या करेंगी, ये भक्षण करेंगी। और ये क्या दिया हुआ यहाँ पर, जालिका फाइबर दिया हुआ। यहाँ पर ये क्या है, रेस्कोरक है। इस प्रकार से ये सभी प्रकार के अपने जो है तो बॉडी में ये सब चीज़ पाई जाती हैं जो ऊतक के रूप में, जिसमें से क्या होते हैं अपने बॉडी की जो है तो उनका क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर इसके बाद क्या है, संयोजी ऊतकों के प्रकार है, विभिन्न रक्त कणिकाएं, सहंत अस्थि, कचाव, उपास्थि, वसामय ऊतक, एरियोलर ऊतक, ये सभी क्या है, संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं जो है तो इस प्रकार से। विभिन्न रक्त कणिकाएं हो गई, संघत अस्थि हो गई जो है तो, कचाव उपास्थि हो गई, वसामय ऊतक हो गया, एरियोलर ऊतक हो गया। ये सभी जो है तो किसके एग्जाम्पल आपके संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। यानी कि जो अपनी जो अस्थि यानी कि अपनी जो बोन होती है तो किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थबंधन तंतु कहते हैं। यानी कि जो दो अस्थियां जो बोन टू बोन जुड़ेगा तो किससे जुड़ा है ये बता रहा है, तो संयोजी ऊतक या अस्थिबंधन तंतु से जुड़ा हुआ है कहते हैं। ये जुड़ी होती हैं, यह ऊतक बहुत लचीला होती हैं यानी कि लिगामेंट से जुड़ी होती हैं एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जो कंडरा यानी टेंडान है वो अस्थियों में मांसपेशियों से जोड़ता है। यानी कि आपका बोन टू बोन जो है तो आप बोन टू बोन जो है तो आपको ये जोड़ती हैं जो
आपका क्या स्नायु में आधात्री होते लिगामेंट जोड़ते हैं बोन टू बोन। असंयोजी ऊतक में कंडरा जो टेंडान है, टेंडान किसको जोड़ते हैं, बोन टू मांसपेशियों को जोड़ता है गाइज। इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि बोन टू बोन कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है आपका। और बोन टू ये मसल से जो है तो कौन जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तो टेंडान जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि या कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि जो होती है तो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। अब देखिए ये जो उपास्थि है तो कहाँ होती है, नोज में होती है। कार्टिलेज क्योंकि नाक की जो तो कितना सॉफ्ट होता है, नाक, कान, कंठ और श्वास नली भी जो है तो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। उपास्थि होती हैं, हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं, यानी कि जो हैंड है, जो बोन है उसे नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी उपास्थि है उसे क्या है, उसे मोड़ सकते हैं। नाक को देखिए, कान में देखिए, हाथ लगा करके इनको आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार से भिन्न है। एरियोलर या संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। वसा संग्रहित कारण किस प्रकार से काम करता है, ये वसामय ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। अब पेशी ऊतक देखिए 6.33 में, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा या मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों में हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। किसमें, हाथ में और पैर में, या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां 6.11 अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक अनैच्छिक है, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। यानी कि अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण आपका क्या है, आँख की पलक हो गई, मूत्रवाहिनी हो गई, फेफड़े की श्वसनी नली जो हो श्वसन है वो हो गया। कोशिकाओं की लंबी और इनका आखिरी सिरा क्या होता है, नुकीला या तर्करूपी होती है, स्पेंडल शेप से होता है। ये एक केंद्रकीय होती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है और इनका नाम क्या है, आरेखित क्यों है। तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक या हृदय पेशी भी कहा जाता है, यानी कि जो बिना रुके हमेशा कार्य करती रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं आप, कार्डियक पेशी या हृदय पेशी
का एग्जाम्पल है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। हृदय पेशी में कितने केंद्रक होते हैं? तो एक केंद्रक होती हैं। और किस प्रकार की होती है? बेलनाकार शाखाओं वाली होती हैं। क्रियाकलाप 6.5 विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें और इनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। मतलब रेखित और चिकनी और हृदय पेशी में ये बताना कि आकार इनके किस प्रकार के होती हैं और ये इनकी किस प्रकार की होती है, केंद्रक की संख्या किस प्रकार की होती है। इसे शॉर्ट्स में बना के हम आप लोगों को डाल देंगे इसके बारे में। तर्क रूप पेशीय कोशिका होती है और इसमें केंद्रक देखिए होते हैं। और ये क्या है? जीवधारी 1, 2, 3। इसमें कितने तर्क रूपी पेशी कोशिका में कितने केंद्रक है? देखिए तो 3 केंद्रक हैं। इसमें जो है तो केंद्रक ये दिए हुए हैं तर्क जो बी वाले में है। और ये धारीय में इसमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। और ये पेशी ऊतक रेखित पेशी और चिकनी पेशी, कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशी हृदय पेशी में कितने केंद्रक है? तो इसमें तो 1 है। और चिकनी पेशी और रेखित पेशी में देखना पड़ेगा गाइज। इसे हम पढ़ लिए हैं गाइज, अभी थोड़ा दिमाग से उतर गया, इसको अच्छे से हम देख के फिर से बता देंगे। देखिए इसमें क्या बताया कि इसमें 1 केंद्रक होते हैं। इसमें देखिए तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू क्या है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा सॉरी गाइस तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में क्या? साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। चित्र 6.12 प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध या डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। यानी कि बहुत सारे जो तंत्रिका के रेशे हैं वो संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये देखिए आपका तंत्रिका तंत्र है। इसमें क्या दिया हुआ है? सेंटर में देखिए क्या दिया हुआ? केंद्रक दिया हुआ है। ये क्या है? जो पतले पतले दिए हुए डेंड्राइट से दिए हुए हैं। ये पूरी इसकी बॉडी, इसका क्या क्या बोलते हैं? कोशिका का बोलते हैं। ये बीच में जो है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन होता है। और ये क्या है? तंत्रिका अंत में, ये जो तंत्रिका अंत जो तंत्र जो है तो लास्ट में पाया जाता है, जो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से फिर जोड़ता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका स्पंदन का संचरण तंत्रिका अंत से होता हुआ अंगुली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में होता है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। इसके बाद गाइस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सब अब नेक्स्ट कल के पार्ट में क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट करा दूंगी। आपने क्या सीखा? हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या सीखा है? देखिए, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। जो अपना टिश्यू है किसका है? सेल का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य क्या होते हैं? एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक, पादप ऊतक कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक तथा स्थायी ऊतक होते हैं। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक विभाज्योतक से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है।
ये जो है तो कितने प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। और आपका कॉम्प्लेक्स ऊतक कौन कौन से हो गए, जाइलम और फ्लोएम हो गया। इपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर इपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एपिथीलियम ऊतक को कितने प्रकार से, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक है, एडिपोज ऊतक है, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त रुधिर है। ये क्या है, संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक हो गया, एडिपोज ऊतक हो गया, अस्थि, कंडरा संयोजी, यानी कि जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू को एग्जाम्पल हो गए। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशीय ऊतक होते हैं। तो पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रेखित, अरेखित और कार्डियक होते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त या संचालित करता है, यानी कि अपने एक चींटी भी काट दी तो तुरंत मस्तिष्क को क्या संदेश देता है तंत्रिका कि देखो तुम्हें कोई काट रहा, अब मॉस्किटो काट रहा तो उसके बारे में, मक्खी बैठी है तो उसके बारे में, मतलब कुछ भी, कोई भी अपने बॉडी में जो प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी होता है तो तुरंत न्यूरॉन जो है तो क्या करते हैं, अपने को एक्टिव कर देते हैं। गाइज आज से आप ये जो सेकंड पार्ट है आपका, ये टिश्यू वाला पार्ट जो है तो कंप्लीट हो गया। आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो क्वेश्चन आंसर है इसे देखें, कल के वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग हमारा जो एक नया चैनल है उसे भी जो आप लोग है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। NCERT साइंस लर्निंग के नाम से है, और उसमें जो है तो अब सब नया चैनल है गाइज, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी वीडियो डालेंगे, और इसमें जो है तो अभी डाल रही हूँ गाइज, कुछ दिन बाद इसमें बंद करके निवेदिता NCERT साइंस से आपके उसमें डालूंगी, NCERT साइंस लर्निंग में। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए आप लोग। और जो है तो आपको जो क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।